नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या कैसे प्रतिक्रिया दे। जेस्टर के स्वभाव के कारण माइकल हमेशा उसके आसपास सतर्क रहता था, खासकर शुरुआत में। माइकल के मजबूत होने के साथ साथ यह सतर्कता कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसलिए ये सुनकर कि जेस्टर ने वास्तव में उसके परिवार को छुआ था, उसके मन में लगभग क्रोध उमड़ आया था। फिर उसने खुद को रोका और सोचने लगा कि आखिर उसे किस बात पर गुस्सा होना चाहिए। उसने लगभग तुरंत ही अपनी सोच में मौजूद पूर्वाग्रह को पहचान लिया। उसके मन में कहीं न कहीं हमेशा से यह धारणा थी कि जेस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जेस्टर का स्वभाव ही ऐसा था, और इसी धारणा के कारण वह लगभग एक ऐसी बात पर प्रतिक्रिया करने वाला था जो वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। उसका परिवार सुरक्षित था, बेहोश था, लेकिन सब ठीक थे। माइकल ने खुद को मजबूर किया कि वह अपनी झुंझलाहट को एक तरफ रख दे और इस बात को जाने दे। जेस्टर ने उसकी ओर देखा। अब हम क्या करें? माइकल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हम शहर से निकल जाते हैं। इसके अलावा दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर फंसे लोगों का कोई जिक्र नहीं हुआ, नहीं इस बात पर कोई चर्चा हुई कि उनके जाने के बाद ब्राइडगेट का क्या होगा। इस विषय पर सन्नाटा छाया रहा और दोनों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। माइकल के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसका परिवार था। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सबसे जरूरी था, बाकी सब कुछ उसके बाद ही था। जेस्टर के लिए तर्क काफी सरल था। वह चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शहर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकता था, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। कैसे? जेस्टर ने पूछा। हम अंदर बंद हैं, लेकिन चूंकि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि आपके मन में पहले से ही कुछ है। माइकल ने सिर हिलाया। इस अवरोध में कुछ कमजोर बिंदु हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन सही समझ से इन्हें पढ़ा जा सकता है। मैंने पाया है कि इनमें से कई बिंदु आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, और यदि उन जुड़े हुए बिंदुओं पर एक साथ पर्याप्त दबाव डाला जाए तो। उद्धरण चिन्ह। जेस्टर ने बिना रुके अपनी बात पूरी की। संरचना द्वारा क्षतिपूर्ति करने से पहले नेटवर्क में एक अस्थायी अंतराल उत्पन्न हो जाता है। माइकल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। ये दरार कब तक खुली रहेगी? जेस्टर ने पूछा। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड, शायद उससे भी कम। इसका मतलब है कि जैसे ही वह दिखाई देता है, हम तुरंत हरकत में आ जाते हैं और बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जेस्टर ने अपनी बाहों में बेहोश पड़ी आंटी मिया और लिली की ओर देखा, फिर माइकल की ओर मुड़कर कहा, मालिक आगे चलिए। माइकल ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने क्षतिग्रस्त ताबूत को प्रकट किया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। बाहर आओ, उसने हवा में एक विशिष्ट बिंदु को संबोधित करते हुए तीखे स्वर में कहा, और तुरंत 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम हमें महसूस कर पाए, उनमें से एक ने लगभग प्रभावित होकर कहा, लेकिन तभी माइकल ने उसे ठंडी निगाहों से घूर कर देखा। दूसरे ने जेस्टर और उसकी बाहों में बेहोश पड़े 2 लोगों को चुपचाप दिलचस्पी से देखा, फिर अपना ध्यान उनके पीछे की पारदर्शी दीवार पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने कहा, अच्छा, इससे हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। ये दोनों शैतानी ताकतें माइकल के अपार्टमेंट के बाहर तैनात थीं, जिनका काम उसके परिवार को ले जाना था। कुछ समय पहले जब जमीन में दरारें पड़ने लगीं और जीव शहर में घुसने लगे, तो उन्होंने इसे संकेत समझा और सीधे माइकल के घर में घुस गए, लेकिन उन्हें वह खाली मिला। सौभाग्य से वे लापरवाह नहीं थे। उसी सुबह जब आंटी मिया काम पर जाने के लिए निकली, तो उन्होंने चुपके से उनकी जानकारी के बिना उन पर एक ट्रैकिंग स्पेल डाल दिया था। उसी कनेक्शन के जरिए वे उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें माइकल भी मिल जाएगा। एक पल के लिए दोनों ने उसे गौर से देखा। अपने ऊपर मंडराते उन दोनों को देखकर माइकल का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसे अभी पूरी कहानी पता नहीं थी, लेकिन उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी। वे शैतानी ताकतें थीं और साफ तौर पर उसके परिवार के पीछे पड़ी थीं। बस इतना ही काफी था। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उसके शरीर से एक ठंडी सी अनुभूति हुई। उसके सीने में इतना गुस्सा भर गया कि उनके आसपास की पहले से ही स्थिर हवा भी उस गुस्से से प्रभावित होने लगी। उनकी मौजूदगी से एक बात और स्पष्ट हो गई। जब तक वे यहाँ थे, वह पूरी तरह से अपने पीछे की दीवार तोड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। इससे वह और भी चिढ़ गया। दोनों घुसपैठियों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच माइकल ने जेस्टर और दोनों बेहोश लोगों को लघु ताबूत में रख दिया, जो तुरंत बाद गायब हो गया। पहली बार उन राक्षसी अलौकिक शक्तियों में से एक ने अपना संयम खो दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमारे लक्ष्य। फिर वह रुक गया। गुस्सा शांत हो गया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आए। परिवार कभी भी मुख्य लक्ष्य नहीं था। उनका असली महत्व केवल माइकल तक पहुंचने के लिए एक हथियार के रूप में था। माइकल ही हमेशा सबसे महत्वपूर्ण था। अगर परिवार उस वस्तु में समाहित हो जाता तो भी कोई बात नहीं, वे उसे ही ले जाते। दूसरे शैतानी अलौकिक प्राणी ने भी स्पष्ट रूप से यही निष्कर्ष निकाला था। माइकल पर उसकी नजरें घूमी और शांत, अधिक विचारशील हो गईं। ठीक है, उसने कहा, ये भी चलेगा। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भावहीन थीं। पहले वाले ने उसकी आभा को ध्यान से देखा। स्पष्ट रूप से वह रैंक 3 का था, और उसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी सुना था, उससे वह औसत रैंक 3 से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। लेकिन वे दोनों रैंक 3 के अंतिम चरण में थे और उनके पास काफी अनुभव था। उन्हें एक पल के लिए भी विश्वास नहीं था कि यह लड़का उनका मुकाबला कर सकता है। उनमें से एक ने हवा में धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। चुपचाप आ जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद बाद में तुम्हारे परिवार को कम कष्ट सहना पड़ेगा। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि अंदर ही अंदर उसके सीने में एक गहरा अंधकार घर कर गया। वह पहले से ही गुस्से में था। उस वाक्य ने उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। दूसरा भी आगे बढ़ा और थोड़ा किनारे हटकर खड़ा हो गया, जिससे बिना कुछ कहे ही पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया।
ये शहर सील है, फेडरेशन फंस गया है, तुम फंस गए हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि हमारे खिलाफ खड़े होने से कुछ हासिल नहीं होगा, माइकल आखिरकार बोला। उसकी आवाज़ एकदम सपाट थी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, पहले वाले ने हंसते हुए कहा, और तुम अपनी स्थिति को नहीं समझते। माइकल के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। फिर वह पहले आगे बढ़ा। उसकी आकृति गायब हो गई और बाईं ओर वाले व्यक्ति के ठीक सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी मुट्ठी पहले से ही उस आदमी के चेहरे की ओर आधी बढ़ चुकी थी और उसमें इतनी ताकत थी कि हवा को चीर सकती थी। और कुछ फट गया। उस शैतानी अलौकिक शक्ति का सिर, हड्डियां, मांस और खून हिंसक फुहार के रूप में बाहर की ओर फैल गए, जिससे उत्पन्न सदमे की लहर ने उनके चारों ओर की हवा को कई मीटर तक हर दिशा में विकृत कर दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दूसरा राक्षसी अलौकिक प्राणी जम गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह जानता था कि माइकल औसत रैंक 3 से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन किसी बात को जानकारी के रूप में स्वीकार करने और उसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके साथी का सिर मानो गायब ही हो गया था। उसके चेहरे पर खौफ के भाव छा गए। फिर उसका सिर भी फट गया। दोनों शरीर कुछ ही क्षणों के लिए हवा में लटके रहे, मानो किसी सहारे के बिना, फिर निर्जीव होकर नीचे जमीन की ओर गिर पड़े। उनके टकराने पर जो आवाज आई वह दूर से आई थी और उसका कोई महत्व नहीं था। सन्नाटा छा गया। माइकल वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी थोड़ी उठी हुई थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बांह नीचे कर ली। उद्धरण चिन्ह ... छी। हालांकि वह संतुष्ट नहीं था, लेकिन उन दोनों को आगे बढ़ते देखने के बाद से उसके चारों ओर लगातार पनप रही हत्या की मंशा में थोड़ी सी कमी आई। कुछ ही क्षण बाद लघु ताबूत उसके बगल में फिर से प्रकट हो गया और उसके मरे हुए साथी उसके चारों ओर प्रकट होकर हवा में अपनी अपनी जगह ले ली। और समय बर्बाद किए बिना माइकल ने अपनी सत्य की आंख को सक्रिय किया और उसे ज्ञान की अवस्था से प्राप्त बढ़ी हुई धारणा पर लागू किया। दोनों को तब तक मिलाया जब तक कि उसके सामने की बाधा ऐसी न बन जाए जिसे वह केवल महसूस करने के बजाय ठीक से पढ़ सके। उनकी नज़र में कमजोरियां फिर से उभर आईं। इस बार और भी स्पष्ट रूप से वह उनके बीच के संबंधों को पहले से कहीं अधिक सटीकता से देख पा रहे थे। उनका परिवार फिलहाल ताबूत के अंदर सुरक्षित था, लेकिन उन्हें तभी चैन मिलेगा जब वे उस दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि आकाश में उन दरारों से जो कुछ भी आ रहा है वह पूरी तरह से आ जाए, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। माइकल को यह नहीं पता था कि उसकी पिछली चूक उतनी अनदेखी नहीं हुई थी जितना उसने सोचा था। शहर के भीतर कहीं स्थित गठन कक्ष में अवरोध बनाए रखने वाले व्यक्ति ने उस अजीबोगरीब अनुभूति को, जब वह पहली बार उसके भीतर से गुजरी, वास्तव में अनदेखा नहीं किया था। वह ऐसा करना चाहता था। शर्मिंदगी का डर लगभग हावी हो गया था, लेकिन मृत्यु का भय कहीं अधिक तीव्र था और दूसरों द्वारा उस पर ध्यान देना बंद कर देने के बाद भी वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। इसलिए वह देखता रहा। कुछ देर तक तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा और उसके आसपास के लोग आपस में बातें करते रहे जबकि उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बाहर से बैरियर पर हो रहे अनगिनत हमलों में से एक हिस्सा सबसे अलग था। उस पर बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक जोर से प्रहार हो रहे थे। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उद्धरण चिन्ह ... कुछ गड़बड़ है। क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, इसलिए आसपास के अन्य लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। तारांकन। क्योंकि उनके हाव भाव स्पष्ट थे, इसलिए उनके आसपास मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत इसे नोटिस कर लिया। यह क्या है? उनमें से एक ने कड़े स्वर में पूछा। वह व्यक्ति कुछ पल के लिए झिझका। उसकी निगाहें अभी भी उस संरचना पर टिकी हुई थीं। मुझे अभी पक्का पता नहीं है, उसने धीरे से कहा। उस जवाब से किसी को तसल्ली नहीं मिली। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? दूसरे ने जोर देकर पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक खास दिशा की ओर इशारा किया। आप में से कुछ लोगों को वहां जाना चाहिए। उनके चेहरों पर तुरंत ही हैरानी के भाव आ गए। उस दिशा में? क्यों? मैंने कहा कि मुझे पक्का नहीं पता, उसने इस बार और भी तीखे लहजे में जवाब दिया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर का विराम रहा। फिर उनमें से 3 बिना और बहस किए आगे बढ़े। अगर अवरोध में जरा भी गड़बड़ी की संभावना थी तो उसे नजरअंदाज करना मूर्खता साबित होती। गलती करने से बेहतर था कि उसे साबित कर दिया जाए। तीनों चले गए जबकि बाकी लोग वहीं रुक गए। माइकल को इस सब का कोई पता नहीं था। उसने अपने मरे हुए सैनिकों को अपने द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर और जोर से प्रहार करने का आदेश दिया और हर प्रहार के साथ उठने वाली लहरों को बड़ा होते देखा। उसने भी उनके साथ साथ अपनी शक्ति बढ़ा दी, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके पीछे से आ रही आवाज़ों के कारण यह मुश्किल हो रहा था। अपनी उन्नति से पहले ही उसकी इंद्रियां तीव्र थीं। चीखें उसे बिना मुड़े ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी। वह जानता था कि नीचे की दरारें फट गई हैं और शहर में अराजकता फैल गई है। कुछ क्षणों के लिए माइकल को अपराधबोध का अनुभव हुआ। उसके पीछे लोग मर रहे थे और वह उन्हें छोड़कर जा रहा था। उसने अपने जबड़े को थोड़ा भींचा और उस विचार को दबाने की कोशिश की। शून्य की सबसे ऊपरी परत पर, जहां वास्तविकता में अभी भी हस्तक्षेप हो सकता था, तीनों राक्षसी अलौकिक शक्तियां अंततः अवरोध बनाए रखने वाले के मार्गदर्शन में माइकल के स्थान पर पहुंच गईं। अब वे उसके चेहरे के भाव को समझ गए थे। उनमें से कोई भी तुरंत नहीं हिला। उनकी निगाहें सामने के दृश्य पर टिकी हुई थीं। 100 रैंक 3 के मरे हुए लोग, जिनकी सामूहिक उपस्थिति से हवा में भारीपन महसूस हो रहा था। उनमें से एक ने अनजाने में निगल लिया। कैसे? सवाल उसके मुंह से निकल ही गया इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। वह तुरंत समझ गया कि ये मरे हुए लोग दरारों से नहीं आए हैं। तीनों ने अपनी निगाहें मरे हुए लोगों से हटाकर माइकल पर, या यूं कहें कि उसकी पीठ पर टिका दी, क्योंकि वे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे उससे निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकते थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, वही उन्हें नियंत्रित कर रहा है। एक नेक्रोमैंसर यहाँ क्या कर रहा है? वह निश्चित रूप से हमारा नहीं है। वह जरूर फेडरेशन से होगा। तीसरे ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं था कि उनमें जो हो रहा था उसे रोकने की इच्छा नहीं थी। उनमें इच्छा थी, लेकिन वे मरना नहीं चाहते थे। एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में 100 रैंक 3 के मरे हुए लोगों से लड़ना, जो स्वयं अवरोध को पढ़ और उसमें हस्तक्षेप कर सकता था, ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे वे आत्मविश्वास से जीत सकें। वे खतरनाक थे, मूर्ख नहीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, चलो इसकी रिपोर्ट कर देते हैं। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यही सबसे सुरक्षित विकल्प था।
धीरे धीरे और सावधानी से वे पीछे हटने लगे। उन्हें अब भी यकीन था कि माइकल ने उन्हें नहीं देखा होगा, जो कि एक वाजिब अनुमान था। ऐसे बहुत कम ही शक्तिशाली राक्षसी प्राणी थे जो अपनी उपस्थिति को प्रभावी ढंग से छिपा नहीं सकते थे, लेकिन माइकल को उनके बारे में उस पल से ही पता चल गया था जब उनका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो गया था। जैसे ही तीनों ने टेलीपोर्ट करने की तैयारी की, वे जम गए। उनकी गर्दन के चारों ओर एक पतली रेखा दिखाई दी और उन्हें एक साथ शून्य से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने आखिरी बार जो देखा वह एक आकृति थी जो हवा में मंडरा रही थी और उनके गिरते हुए शरीरों को एक ऐसे भाव से देख रही थी जिसे समझना असंभव था। ये फेड था, माइकल का सबसे सक्षम अमर हत्यारा। तीनों को मारने के बाद फेड वहां नहीं रुका। जैसे ही लाशें गिरने लगी, उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह अपने निर्धारित स्थान पर बैरियर के पास फिर से प्रकट हो गया। आदेश का इंतजार किए बिना उसने अपना हाथ उठाया और ठीक उसी जगह पर वार किया जहां माइकल ने बताया था। बूम! इसका प्रभाव अन्य प्रभावों की लय में सहजता से घुल मिल गया। माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो कुछ भी हुआ उसने उसे उसी क्षण आत्मसात कर लिया और उतनी ही तेजी से भुला भी दिया। मारते रहो। उनकी आवाज शांत रही। अवरोध पर दबाव फिर से बढ़ गया। अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच गई। फिर वह खुल गया। एक अंतराल। माइकल तुरंत हरकत में आया। उसी क्षण उसके सारे मरे हुए साथी गायब हो गए। उसकी पूरी गति से क्षतिग्रस्त ताबूत में वापस खींच लिए गए। ताबूत सिकुड़ गया और तुरंत ही उसकी आत्मा के क्षेत्र में विलीन हो गया। माइकल आगे बढ़ा और पार कर गया। जैसे ही उसका शरीर उस खाई से गुजरा, उसके पीछे की खाई ढह गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। अवरोध फिर से स्थिर हो गया। मुंह साफ करते ही माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। सबसे पहले राहत मिली। एक पल के लिए तीव्र मुक्ति का एहसास हुआ। वह बाहर था। बाधा उसके पीछे छूट गई थी। उसका परिवार ताबूत के अंदर सुरक्षित था। अराजकता के उस दौर में उसने जिस भी लक्ष्य के लिए प्रयास किया था वह हासिल हो चुका था। फिर भी जिस खुशी की उसे उम्मीद थी वह कभी नहीं मिली। उसके मन में कुछ भी वैसा नहीं बैठा जैसा उसने सोचा था। माइकल ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और हवा में ऊपर की ओर उठा, जब तक कि शहर उसके नीचे और अधिक स्पष्ट रूप से फैल नहीं गया। ऊपर से ब्राइट गेट का नज़ारा और भी बदतर लग रहा था। बहुत ही बदतर। कई इलाकों में जमीन की दरारें पूरी तरह से फूट चुकी थीं। अंधेरी दरारें संक्रमित घावों की तरह गलियों और चौराहों से गुजर रही थीं और उनमें से जीव लगातार बाहर निकल रहे थे। कुछ मर चुके थे, उनके शरीर टूटी सड़कों और ढह चुकी दुकानों पर बिखरे पड़े थे, लेकिन कई और अभी भी हिलडुल रहे थे। कई जगहों पर आग लग चुकी थी। चीखें लगातार गूंज रही थीं, कभी रुक रुक कर, कभी एक साथ, जो मिलकर एक ऐसी आवाज़ बन जाती थी जो इतनी ऊंचाई पर भी उसे सुनाई दे रही थी। माइकल ने इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा। वह बच निकला था। उसका परिवार सुरक्षित था, लेकिन वह ऐसा दिखावा नहीं कर सकता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वह मुंह नहीं मोड़ सकता था और ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था मानो नीचे शहर का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। उन सभी लोगों को छोड़कर ऐसे व्यवहार करना जैसे ये पूरी तरह से किसी और की समस्या हो। वह व्यक्ति नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। माइकल ने गंभीरता से सोचा। जहां तक उसे दिख रहा था, शहर में मौजूदा खतरे का स्तर अब उसकी क्षमता से बाहर नहीं था। अगर वह अकेला होता, उस पर कोई बोझ न होता और परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी न होती, तो वह रुकने में जरा भी संकोच नहीं करता। उसके तुरंत जाने की इच्छा का एकमात्र कारण यही था कि आंटी मिया और लिली यही थीं। वह उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन वह एक और बात भी जानता था। अगर उसने अभी कुछ भी नहीं किया तो संभवतः उसे बाद में पछतावा होगा। शायद हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इतने लंबे समय तक कि इसका असर महसूस हो। उसका जबड़ा कस गया। कुछ ही क्षणों बाद माइकल दो अन्य आकृतियों, स्पार्टन और घोस्ट के साथ जमीन पर वापस आ गया। स्पार्टन उस अंगूठी को देख रहा था जिसे उसके गुरु ने अभी अभी उसके हाथ में रखा था। माइकल ने बिना समय बर्बाद किए कहा, मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूं कि तुम करो। दोनों मरे हुए लोग उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। शहर से दूर रहो, लेकिन बहुत दूर भी नहीं। एक सुरक्षित दूरी बनाए रखो। उसकी निगाह स्पार्टन के हाथ पर टिक गई। और उस अंगूठी की हर कीमत पर रक्षा करना। यह अंगूठी साधारण नहीं थी। यह एपिक ग्रेड स्टोरेज रिंग थी जो उसने अपने उन्नति मिशन से प्राप्त की थी, और इस समय इसमें उसका परिवार और ज्येष्ठ मौजूद थे। स्पार्टन ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा बंद कर लिया। बिना कुछ कहे ही उसने जिम्मेदारी के भार को स्वीकार कर लिया। माइकल ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने फिर से अपने ताबूत को बुलाया और उसके बगल में अंतरिक्ष की एक लहर सी प्रकट हुई। एक छोटी सी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई, फिर गायब हो गई और फिर एक बार फिर वापस आ गई। मालिक, ज्ञान प्रकट हुआ, गायब हो गया, उल्टा होकर फिर से प्रकट हुआ, फिर उसने खुद को ठीक कर लिया। उसकी आवाज़ असमान थी लेकिन स्पष्ट रूप से हंसमुख थी। माइकल ने स्पार्टन और घोस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर दो। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। विजडम थोड़ा झुक गया। लेकिन पास। हाँ, माइकल ने कहा, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जिसे आप संभाल न सके तो लड़ाई मत करो, बस टेलीपोर्ट करते रहो। निर्देश को ग्रहण करते ही ज्ञान का शरीर झिलमिला उठा। उद्धरण चिन्ह ... भागो भागो, चलते रहो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। स्पार्टन बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। घोस्ट ने उसका अनुसरण किया। दोनों में से किसी ने भी आदेश पर सवाल नहीं उठाया। जैसे ही उनके चारों ओर विजडम का अंतरिक्ष झिलमिलाने लगा, माइकल ने आखिरी बार कहा, उस अंगूठी को कुछ भी न होने देना। स्पार्टन ने एक बार सिर हिलाया, फिर वे चले गए। माइकल के आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया। केवल दूर से आती अफरा तफरी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह एक पल के लिए वहां अकेला खड़ा रहा, फिर वह शहर की ओर मुड़ गया। पहले की तरह ही उसी विधि का उपयोग करते हुए, इस बार काफी अधिक दक्षता के साथ माइकल ने फिर से शहर में प्रवेश किया। उससे काफी दूर, गठन कक्ष के भीतर गहराई में, वातावरण पहले ही तनावपूर्ण हो चुका था। जिन 3 लोगों को पहले भेजा गया था वे वापस नहीं लौटे थे। पहले तो किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, फिर एक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उन्हें देरी हो गई है। उनमें से एक व्यक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, हो सकता है फेडरेशन ही उन्हें रोक रहा हो। दूसरे ने हल्के से सिर हिलाया, संभव है। लेकिन केंद्र में खड़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें लगातार उस संरचना पर टिकी रहीं। फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले बदले थे। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक बार बर्खास्त किया जा सकता था,
2 बार नहीं, एक भयावह विचार उसके मन में आया और वह थोड़ा कांप उठा। कोई भी जो उनमें से एक नहीं था अपनी इच्छा से उस अवरोध के अंदर आ जा सकता था। उसने तुरंत कई संभावनाओं पर विचार किया। क्या कोई राजा पद का व्यक्ति? नहीं, राजा पद के व्यक्तियों में भी बहुत कम लोग ही इस अवरोध को भेदने में सक्षम होने चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो इसका मतलब होगा कि कोई असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति शहर में प्रवेश कर चुका है। उसकी उंगलियां कस गईं। उसके मन में एक और भी बुरा विचार आया, सम्राट वर्ग। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, लेकिन यह संभावना उसके मन में गहराई से घर कर गई। अगर यह सच था तो यहाँ मौजूद कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा, यहाँ तक कि मिलकर भी नहीं। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए भय के भाव उभर आए, फिर अचानक उनका चेहरा कठोर हो गया। विशेष संचार तैयार करें। उसकी आवाज कमरे में तीखी गूंज उठी। सब लोग स्तब्ध रह गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? उनमें से एक ने उसकी ओर देखा। किस लिए? मैंने कहा था इसे तैयार करो। इस बार सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कई प्रमुख हस्तियों ने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। जमीन में पड़ी एक बड़ी दरार से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गली कभी आम लोगों की चहल पहल से भरी रहती थी, अब वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग हर दिशा में भागने लगे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ लोग चेतावनी दे रहे थे, कुछ नाम पुकार रहे थे और कई लोग चुप थे, बस अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे थे। उनमें एक परिवार भी शामिल था। पिता अपने बेटे को एक हाथ से कसकर पकड़े हुए आगे आगे दौड़ रहे थे। लड़का मुश्किल से उनके साथ चल पा रहा था। उनकी गति से कदम मिलाने की कोशिश में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उनके पीछे माँ चल रही थी, उसकी सांसें पहले से ही तेज चल रही थी। एक हाथ कमर पर टिकाए वह खुद को आगे धकेल रही थी। रुको मत, पिता ने पीछे मुड़े बिना चिल्लाकर कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लड़के ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उनके पीछे एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। पिता ने पीछे मुड़कर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया और तेज भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने उसे बगल से धक्का दिया, दूसरे ने उसे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे और लोग उसी सड़क पर आते गए, दबाव बढ़ता गया। सभी एक ही संकरे रास्ते से जबरदस्ती निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर वही हुआ, एक आदमी बाकियों से ज्यादा जोर से धक्का देते हुए आगे बढ़ा और पिता का संतुलन बिगड़ गया। बेटे पर उसकी पकड़ छूट गई। लड़का ठोकर खाकर गिर गया। पापा! भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़के के चारों ओर लोगों के पैर जमीन पर पड़ रहे थे, कुछ उसे बाल बाल बचाते हुए निकल रहे थे तो कुछ उसकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं कर रहे थे। माँ चीखती हुई आगे बढ़ी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे बगल से धक्का दिया और वह दीवार से जा टकराए। रुको, ठहरो। किसी ने नहीं सुना। किसी ने अपनी गति धीमी नहीं की, क्योंकि उनके पीछे राक्षस पहले से ही मौजूद थे। पहला प्राणी सड़क पर कूद पड़ा। उसका शरीर मुड़ा हुआ और लंबा था, उसके अंग अजीब तरह से जमीन पर घिसट रहे थे। उसका मुंह बहुत चौड़ा खुल गया, जिससे नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं, और उसने एक ऐसी चीख मारी जो उस अफरा तफरी को चीरती हुई निकल गई। पिता ने पीछे हटने के लिए जोर लगाया, अपने ऊपर गिरते हुए शरीरों की परवाह किए बिना। मेरा बेटा! वह बच्चे के पास तब पहुंचा जब बच्चा खुद को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों पर एक उदासी छा गई। वह प्राणी आ चुका था। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, मानो वह उत्सुक हो। फिर उसने झपट्टा मारा। पिता ने सहज ही मुड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया और अपने शरीर से उसे ढाल बना लिया। माँ चीख पड़ी और उसी क्षण अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। मारने वाला प्राणी बीच में ही रुक गया। फिर उसका सिर आसानी से अलग हो गया। उसका शरीर एक पल के लिए स्थिर रहा और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसके बाद बाकी भी गिर पड़े। एक एक करके आसपास के सभी राक्षसों के सिर धड़ से अलग हो गए और खून फटी हुई सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में फैल गया। धीरे धीरे नीचे खड़े लोगों ने ऊपर की ओर देखा। उनके ऊपर आसमान में हवा में लटकी हुई काले कपड़े पहने एक आकृति थी। दूर से भी वे उसकी चमकती हरी आंखें देख सकते थे, जिनमें कोई भावना नहीं थी। पिता की पकड़ अनायास ही अपने बेटे पर कस गई। लड़का कांपते हुए ऊपर की ओर घूर रहा था। माँ, जो अभी भी आधी जमीन पर थी, उसकी सांसें अटक गईं। वह आकृति कुछ नहीं बोली। एक पल बाद वह गायब हो गई। ब्राइट गेट के उस पार भी वही दृश्य दोहराया गया, बार 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 और बार बार। एक गली में एक दह चुकी बस के अंदर फंसे नागरिकों के एक समूह ने देखा कि उनके ऊपर अचानक कुछ प्रकट हुआ। काले वस्त्रों में लिपटी एक आकृति जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं। धातु को नोचते हुए वे जीव कुछ समझ पाने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए। एक अन्य जिले में सुपर एसोसिएशन शाखा के थके हारे साधकों का एक दस्ता सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। तभी उन्होंने अपने चारों ओर युद्ध क्षेत्र में एक धुंधली सी आकृति को देखा। सीमा रेखा में मौजूद हर राक्षस का सिर एक ही पल में कट गया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक आकृति हवा में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए खड़ी दिखाई दी और फिर गायब हो गई। मलबे से भरी एक संकरी गली में 5 जीवित बचे लोग टूटे हुए पत्थरों से सटकर खड़े थे, जबकि राक्षस दोनों ओर से उन पर टूट पड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने कांपते हुए हथियार को उठाया, भले ही वह जानता था कि इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर सब कुछ थम गया। वे जीव एक एक करके गिर पड़े। उनके शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही उनके सिर धड़ से अलग हो गए। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें हवा में तैरती हुई एक आकृति दिखाई दी। फिर 1 सेकंड बाद वह गायब हो गया। शहर से काफी ऊपर माइकल चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। नीचे उसके मरे हुए सैनिक ब्राइट गेट में फैल चुके थे। उसी समय उसने अफरा तफरी के बीच कुछ और लोगों को घूमते हुए देखा। सुपर एसोसिएशन शाखा के साधक कुछ जमीन पर लोगों को निकालने का काम कर रहे थे, तो कुछ हवा में उड़ते हुए बड़े खतरों पर हमला कर रहे थे, ताकि नुकसान को और फैलने से रोका जा सके। फेट की उस अवस्था में होने के कारण उनमें से किसी ने भी उसे ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा। माइकल की आंखें थोड़ी कांप उठीं, ये सोचकर कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके पास पूरे शहर की रक्षा करने की शक्ति होगी। और अभी तो उसके आध्यात्मिक जागरण समारोह को पूरा 1 साल भी नहीं बीता था। उस विचार ने उसके मन में एक साथ कई भावनाएं जगा दी। सदमा, गर्व, अविश्वास, कृतज्ञता और थोड़ी सी कड़वाहट भी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसका कुछ ध्यान अभी भी उसके मृत साथियों पर केंद्रित था। लगभग 200 मृत साथी अब पूरे शहर में फैले हुए थे। उनके एक जैसे काले कपड़ों को देखकर माइकल सोचने लगा कि शायद उनके मानव रूपों के लिए विभिन्न प्रकार के परिधान ढूंढना बेहतर होगा।
फिर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। शायद बाद में। इसके अलावा ये सबसे व्यवहारिक विकल्प था। उसके अधिकांश मरे हुए सैनिक युद्ध के दौरान अपने असली रूप में लौट आते थे और इस वजह से मानव रूप में लौटने पर वे अक्सर बिना कपड़ों के रह जाते थे। कुछ लड़ाइयों के बाद नष्ट हो जाने वाले कपड़ों पर संसाधन खर्च करना समझदारी नहीं थी। फिर भी शहर भर में चमकती हरी आंखों वाले काले कपड़े पहने उन आकृतियों को प्रकट होते और गायब होते देखना एक निश्चित छाप छोड़ता था। माइकल कुछ देर तक घूरता रहा, फिर उसने हंसी और निराशा के मिले जुले भाव से एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं सचमुच किसी दुष्ट अंतिम बॉस जैसा दिख रहा हूँ। उसने उस विचार को झटक दिया। वैसे भी शहर भर में इतने सारे मरे हुए लोगों के फैले होने के कारण बची हुई दरारें खुलने पर भी स्थिति नियंत्रण में रहनी चाहिए। इस हमले की तीव्रता वुडस्टोन में हुई घटना के समान थी, जहां सबसे बड़े खतरे रैंक 3 पर ही समाप्त हो गए थे। वर्तमान माइकल के लिए खतरे का वह स्तर लगभग न के बराबर था, क्योंकि उसके सभी मरे हुए सैनिक उसी स्तर पर काम करते थे। उसे असल में सिर्फ शहर में कहीं छिपी हुई शैतानी शक्तियों की ही चिंता थी। भले ही वह उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता, इतने बड़े शहर में यह नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। शहर में स्थिरता बनाए रखना ही उसके लिए सबसे बेहतर था। नीचे की स्थिति को देखते हुए उसके मन में एक और विचार आया। उसे इससे वास्तव में क्या लाभ हो सकता है। वुडस्टोन लौटने पर उसने जितने भी राक्षसों को मारा था उन सभी को फेडरेशन को बेच दिया था, जिससे उसे अपनी जागृति के शुरुआती दिनों में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि प्राप्त हुई थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं और इस हमले में शामिल अधिकांश राक्षसों को नष्ट करने की संभावना को देखते हुए वह इस रकम के संभावित मूल्य का अनुमान भी नहीं लगा सकता था। इससे शायद मैं ऋण का कर्ज चुका सकूं और जाने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ पैसे छोड़ सकूं। कम से कम डायरेक्टर लिन की बदौलत मुझे हवेली की मरम्मत के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर एक अलग विचार मन में आया। उस कर्ज का क्या होगा जो उसने परियों से लिया था। माइकल ने बड़ी चतुराई से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया। उस कर्ज के बारे में सोचना भी उसके लिए नामुमकिन था। इसके बाद मुझे ताबूत के अंदर की स्थिति से भी निपटना होगा, उसने सोचा। उसे हल्का सिरदर्द महसूस होने लगा था। लिली की बिजली की आपदा अभी बाकी थी। जमा हुआ रैंक 4 राक्षसी अलौकिक शक्ति शुरुआत, जिसे जल्द ही आगे बढ़ना होगा, और ड्रेक जाति के विदेशी रैंक 4 का शव। जैसे जैसे ब्राइटगेट में स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगी, शहर के दूसरे हिस्से में एक बिल्कुल अलग तरह की दहशत फैलने लगी। शहर में छिपे हुए राक्षसी अलौकिक प्राणियों के खून में सिहरन दौड़ गई। 100 से अधिक उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ उपस्थित हुए हैं। यह असंभव है। क्या उसने यह नहीं कहा था कि बैरियर काम कर रहा है? आरोप तुरंत ही जादुई घेरे के भीतर बैठे व्यक्ति पर केंद्रित हो गए। हर गुजरते पल के साथ आवाजें ऊंची होती गईं, भय के साथ साथ गालियां भी गूंजने लगी, क्योंकि वे ये जानना चाहते थे कि इतने शक्तिशाली प्राणी इस बंद शहर में कैसे प्रवेश कर गए। केंद्र में खड़े व्यक्ति ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि अंतरिक्ष ही हिल उठा। कक्ष में एक दरार पड़ गई। अगले ही पल एक आदमी उसमें से बाहर निकल आया। उसके साथ प्रवेश करने वाली आभा दम घोटने वाली थी। ये कमरे में ऐसे गिरी जैसे आकाश से कोई पहाड़ गिर रहा हो। उस घेरे के अंदर मौजूद व्यक्ति को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। हड्डियां तन गईं, अंग कांपने लगे और चेहरे का रंग मात्र दबाव से ही फीका पड़ गया। राजा श्रेणी का एक राक्षसी साधक प्रकट होते ही उसने पहला प्रहार किया। उसकी हथेली ने अवरोध बनाए हुए आकृति पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह संरचना के केंद्र से बाहर लुढ़क गया। उस व्यक्ति के मुंह और छाती से एक साथ खून बहने लगा। एक ही प्रहार से उसकी आधी नसें धंस गईं और उसकी आभा बिखरकर अव्यवस्थित हो गई। अन्य लोग भय से और नीचे दब गए और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। राजा श्रेणी के साधक ने ठंडे गुस्से से घायल व्यक्ति को नीचे देखा। तुमने हमें बताया था कि सुरक्षा घेरा स्थिर है। वह आदमी खून की खांसी खांस रहा था। दर्द और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा था, ऐसा ही है। मुझे उतार चढ़ाव महसूस हुए, लेकिन क्या? आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। पूरा कमरा ठंडा महसूस हो रहा था। घुटनों के बल बैठे अलौकिक प्राणियों में से एक, भय को और अधिक सहन न कर पाने के कारण कांपती हुई आवाज में एक प्रश्न बोला, इतने सारे लोग शहर में कैसे प्रवेश कर गए? राजा श्रेणी के साधक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहले ही जांच कर ली थी। ब्राइट गेट के अंदर शत्रुतापूर्ण शक्तियों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गई थी। वह कुछ और सेकंड तक उस अधमरे आदमी को घूरता रहा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सीधा खड़ा हुआ और अपना दबाव थोड़ा कम किया। उसकी निगाहें घुटनों के बल बैठे लोगों पर एक एक करके घूम रही थीं। शुरू से ही यहाँ हमारी संख्या कभी ज्यादा नहीं थी, और फेडरेशन की सेनाओं के इस पैमाने पर प्रकट होने से योजना को बचाना अब नामुमकिन है। वह मुंह फेर कर बोला, अगर जीना चाहते हो तो शहर छोड़ दो। ये जगह बर्बाद हो चुकी है। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जैसे ही उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, बाकी लोग भी तुरंत हरकत में आ गए। उन शैतानी शक्तियों के चले जाने से कोई खास हलचल नहीं हुई। माइकल को पता ही नहीं चला कि वे पीछे हटने लगे हैं। उसकी स्थिति से शहर में खतरा अभी भी मौजूद लग रहा था, इसलिए उसने एक पल भी आराम नहीं किया। वह पूरी तरह से जारी आपदा को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता रहा, और जो कुछ शैतानी शक्तियां उसकी दृष्टि सीमा से गुजरी, वे भागने का मौका पाने के लिए ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकी। जैसे ही उनमें से किसी ने भी अपनी थोड़ी सी भी उपस्थिति का संकेत दिया, उन्हें बिना किसी झिझक के खत्म कर दिया गया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, अंतिम लहर आ गई। रैंक 3 के राक्षस छिटपुट संख्या में आकाश से नीचे उतरने लगे, अंतिम बची अस्थिर दरारों से निकलते हुए। उनका भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले सबका हुआ था। जमीन तक पहुंचने से पहले ही वे बीच रास्ते में ही मारे गए। फिर एक एक करके दरारें भरने लगीं। अंतरिक्ष में मौजूद अस्थिर दरारें पूरी तरह से बंद हो गईं, और बस इसी तरह सब खत्म हो गया। यह नहीं कहा जा सकता कि अराजकता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। आखिरी राक्षस के मारे जाने के बाद भी, जब उनके शव सड़कों पर बिखरे पड़े थे और शहर खून की काली धारियों से रंग गया था, तब भी ब्राइट गेट के चारों ओर की बाधा बरकरार रही। माइकल के लिए इसका मतलब सिर्फ यही था कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। संभवतः शहर में अभी भी कुछ राक्षसी अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। उसके नजरिए से अवरोध के अभी भी बने रहने का कारण संभवतः यह था कि राक्षसी गुट के बचे हुए सदस्य कहीं भीतर से इसकी देखरेख कर रहे थे। उसने तुरंत अपने निष्क्रिय हो चुके मरे हुए सैनिकों को शहर में राक्षसी साधकों के निशान खोजने का आदेश दिया।
200 रैंक 3 के मरे हुए सैनिकों के साथ शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही सुरक्षा घेरा हटेगा, माइकल जाकर अपने परिवार को वापस ले आएगा। अब भी वह अपने मरे हुए साथियों और उनसे बंदी भंडारण अंगूठी के स्थान को महसूस कर सकता था। उसके मरे हुए सैनिक और भी अधिक फैल गए। अब वे केवल दिखाई देने वाले खतरों को ही खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी विस्तारित इंद्रियों के साथ पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे, जिससे कभी कभी उनके रास्ते में आने वाले लोग भय और विस्मय के मिश्रण से कांप उठते थे। माइकल भी इसमें शामिल हो गया। उसकी इंद्रियां अपनी चरम सीमा तक पहुंच गईं और वह किसी भी असामान्य चीज की तलाश करने लगा। पहले वह 10,000 मीटर तक ही पहुंच पाता था, लेकिन अब वह 50,000 मीटर तक की दूरी का पता लगा सकता था। उसके दिमाग में सूचनाओं का अंबार लगा हुआ था, लेकिन उसकी उच्च बुद्धिमत्ता के कारण, जिससे उसकी सोचने की क्षमता सीधे तौर पर बढ़ गई थी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी ओर से की गई खोज ज्यादा देर तक नहीं चली। उसका एक अमानवीय साथी आंशिक रूप से ढह चुके इलाके में दाखिल ही हुआ था कि सुपर एसोसिएशन के एक साधक ने उसे अचानक रोक दिया। वह व्यक्ति सड़क के बीचों बीच खड़ा था। हाल ही में हुए युद्ध के कारण उसकी आभा अभी भी अस्थिर थी। दोनों पक्ष रुक गए। अमानवीय साथी हिला नहीं और साधक ने हमला नहीं किया, लेकिन उनके बीच तनाव तुरंत बढ़ गया। उसे भेजे गए संदेश को पढ़ते ही माइकल बिना किसी झिझक के उस दिशा में टेलीपोर्ट हो गया। सुपर एसोसिएशन शाखा में उच्च पदस्थ व्यक्तियों में से एक के रूप में सेवा करते हुए ब्राइटगेट सिटी में माइक का समय अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा था, और सच कहें तो उन्हें यही तरीका पसंद था। दूसरों की तुलना में जो खतरे, संघर्ष और जीवन मरण के संघर्षों के माध्यम से सफलताओं की तलाश में रहते थे, माइक हमेशा स्थिरता की ओर झुकाव रखता था। एक ऐसा जीवन जहां सब कुछ नियंत्रित हो, जहां आपदाएं दुर्लभ हों और शांति बनी रहे। शायद यही बात थी, जैसा कि कहते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन की वास्तविकताएं जवानी के जोश को कम कर देती हैं। शायद यही सोच उनकी प्रगति में रुकावट का कारण बनी। इतने वर्षों बाद भी वे दूसरे स्थान पर ही अटके रहे। ऐसे भी क्षण आए थे जब उसने इसे सही ठहराने की कोशिश की थी। कभी कभी वह वातावरण को दोष देता था, जागृति अकादमी के बजाय साधना अकादमी में तैनात होने को, और ऐसे लोगों से घिरे होने को जो एक अलग मार्ग, एक अलग प्रणाली, एक अलग गति का अनुसरण करते थे। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि यह सच नहीं था। अगर कुछ था तो वो ये कि उस माहौल से उसे फायदा ही हुआ था। साधना अकादमी में वो सबसे अलग था। साधकों के बीच वो एक जागृत साधक था। उसका पद, उसका अधिकार, यहाँ तक कि उसकी प्रतिष्ठा भी उसे नहीं मिलती अगर उसे किसी जागृत साधकों की अकादमी में रखा जाता। वो अपनी सीमाओं को जानता था। ऐसा नहीं था कि वो दूसरे जागृत साधकों से कमतर था, वो निश्चित रूप से औसत से नीचे नहीं था, लेकिन माइक इस बात को अच्छी तरह समझता था। इसी वजह से उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति पर सचमुच नाराजगी नहीं जताई। अपने संपर्कों की बदौलत माइक ब्राइटगेट में फेडरेशन के लिए एक स्थिर नौकरी हासिल करने में सफल रहा था। वेतन अच्छा था, जिम्मेदारियां संभालने लायक थी, और हालांकि शहर को उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था, लेकिन मध्यम श्रेणी के शहरों में यह आरामदायक जीवन जीने के लिए काफी अच्छा था। कम से कम लगभग 1 महीने पहले तक तो यही स्थिति थी, जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया। शहर में फेडरेशन और राक्षसी गुट दोनों के निशान अधिक बार दिखाई देने लगे। पहले जो काम का बोझ स्थिर था, वह अचानक असहनीय हो गया, और माइक को इसका कारण बिल्कुल पता था। माइकल नॉमन, एक विशिष्ट प्रतिभाशाली जागृतिकर्ता। उस युवक को और गौर से देखने के बाद माइक को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उस लड़के का विकास सामान्य नहीं था। ऐसा लड़का उससे नीचे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, बल्कि उनकी स्थिति पूरी तरह उलझ जाने में बस कुछ ही समय बाकी था। शायद शुरू से ही वह उससे कभी नीचे नहीं रहा था, और यही बेचैनी का मूल कारण था। कुछ महीने पहले माइक ने माइकल को निजी तौर पर उस व्यवस्था से परिचित कराया था जिसे वह कर भुगतान करने वाला समाज कहता था। एक ऐसी व्यवस्था जहां तर्क का हमेशा महत्व नहीं होता था, लेकिन पैसे का महत्व निश्चित रूप से होता था। उस समय यह उसके लिए एक नियमित प्रक्रिया थी, बस एक और काम, सूची में एक और नाम। लेकिन अब उस घटना के बारे में सोचते हुए उसे हल्का सिरदर्द महसूस होने लगा। भविष्य में उससे आगे निकलने वाले व्यक्ति के लिए वह इस तरह की पहली छाप नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने परिवार से संपर्क करने और उनके प्रतिभाशाली सदस्य की सराहना करने के उचित बहाने से बेहतर संबंध बनाने पर भी विचार किया था। दुर्भाग्यवश, इससे पहले कि वह उस दिशा में पहला कदम भी उठा पाता, शैतानी गुट ने हमला कर दिया और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। सौभाग्यवश, कुछ रहस्यमय व्यक्ति ठीक समय पर शहर की सुरक्षा में सहायता करने के लिए प्रकट हुए। जो एक पूर्ण आपदा में तब्दील हो सकता था, वह अप्रत्याशित रूप से नियंत्रण में आ गया। विनाश तो भीषण था और कई जाने गईं, लेकिन यह उस पूर्ण पतन से बहुत दूर था जिसका उसे डर था। हालांकि माइक के लिए उस सौभाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने उसकी बेचैनी को और गहरा कर दिया। जब एक बंद शहर में अचानक सैकड़ों अज्ञात आकृतियां प्रकट हुईं और उन्होंने माइक से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न हो गया। सुपर हीरोज एसोसिएशन शाखा के नेताओं में से एक होने के नाते उसके पास जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों न लगे, उनके उद्देश्य को समझना अब उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। उस जांच के कारण ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई, जहां वह एक ऐसी चीज का सामना कर रहा था जिसे वह आसानी से समझा नहीं सकता था। माइक ने अपने सामने खड़ी आकृति के बारे में सबसे पहले जो चीज नोटिस की, वह उसकी दिखावट नहीं बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली अनुभूति थी। वह देखने में इंसान जैसी लग रही थी। बाहरी तौर पर उसमें कोई खामी नहीं थी। उसके चेहरे के हाव भाव सामान्य थे, लेकिन जितनी देर वह वहां खड़ा रहा, उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। उसकी त्वचा का पीलापन ऐसा था जो एक ही समय में स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों लग रहा था। और फिर उसकी आंखें थीं हरा। माइक ने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा, हालांकि उसके मन में आंतरिक रूप से सतर्कता बढ़ गई थी। तुम कौन हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह बस उसे देखती रही। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाकर संयमित स्वर में कहा, क्या आप उस समूह का हिस्सा है जिसने शहर में प्रवेश किया था? फेडरेशन का समर्थन? किसी अन्य शाखा का? अगर आप मेरी शंका दूर कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बदले में उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। माइक ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। हर बार नतीजा एक ही रहा, कोई जवाब नहीं। उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई। जैसे ही वह पीछे हटकर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने वाला था, महिला के बगल का स्थान विकृत हो गया। चुपचाप एक दरार खुल गई और कोई उसमें से गुजर गया। माइक ने उसे देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। अचानक सब कुछ समझ में आ गया।
वही पीलापन, वही अजीबोगरीब खूबी जो एक ही समय में स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों दिखती थी। वही चमकती हरी आंखें, दोनों का स्वरूप एक जैसा था। लेकिन उस महिला के विपरीत इस महिला में एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे माइक ने तुरंत पहचान लिया। उसका गला थोड़ा सूखा लग रहा था। माइकल नॉर्मन। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर माइकल थोड़ी देर के लिए रुक गया। श्रीमान माइक। उसकी आवाज़ में थोड़ी हैरानी थी। इस स्थिति में जिन लोगों से मिलने की उसे उम्मीद थी उनमें माइक का नामोनिशान नहीं था। फिर भी उनकी पिछली मुलाकात ने इतना प्रभाव छोड़ा था कि माइकल ने उसे तुरंत पहचान लिया। माइक हिचकिचाया, फिर उसने वह सवाल पूछा जो उस महिला को देखते ही उसके मन में उठ रहा था। वह तुम्हारे लिए कौन है? माइकल ने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा, फिर शांत भाव से उत्तर दिया, वह मेरी अमर साथी है। वे शब्द शांत गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। माइक की आंखें सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसकी निगाहें फिर उस महिला पर गईं, फिर माइकल पर और फिर वापस उसी महिला पर। माइकल को ठीक से देखने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने शहर में मची अफरा-तफरी के दौरान कुछ मिलते जुलते लोगों को घूमते हुए देखा था और अब दोनों के बीच का संबंध साफ हो गया था। उसी समय उनके मन में एक विचार आया जिसे वे दबा नहीं सके। वे ऐसे क्यों दिख रहे थे? उसने पहले भी जादूगरों को देखा था। उनके बनाए हुए मरे हुए लोग भयानक होते थे। सड़ता हुआ मांस, बाहर निकली हड्डियां, विकृत आकृतियां जो स्पष्ट रूप से जीवितों के बीच रहने लायक नहीं थीं। लेकिन ये देखने में इंसान जैसे लग रहे थे, हद से ज्यादा इंसान जैसे। अगर माइकल ने खुद न कहा होता तो माइक कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाता। रहस्य और भी गहराता चला गया, लेकिन माइक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ सवाल न पूछना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर माइकल की बात सच थी तो अपनी मौजूदा शक्ति के साथ क्या वह अकेले ही एक शक्तिशाली अलौकिक संगठन के बराबर नहीं था? साथ ही माइकल द्वारा स्थानिक गति के उपयोग से माइक को उसकी रैंक 3 की स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल गई थी। माइक को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। माइकल चाहे जो भी हो, उसकी शक्ति कितनी भी विचित्र क्यों न हो गई हो, एक बात निर्विवाद थी। उनके बिना ब्राइटगेट इस संकट से बच नहीं पाता। बाधा के बारे में संक्षेप में अपने विचार साझा करने के बाद दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। माइक ने सुपर एसोसिएशन में वापस जाकर लोगों को जुटाने और पूरे शहर में समन्वित खोज अभियान चलाने का फैसला किया और माइकल को अपने तरीके से आगे बढ़ने दिया। अपनी अपनी भूमिकाएं चुपचाप बांटने के बाद वे बिना कुछ कहे अलग हो गए। माइकल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके मरे हुए सैनिक पहले ही ब्राइटगेट में फैल चुके थे और हर जिले में सटीकता से आगे बढ़ रहे थे। एसोसिएशन के धीमे और अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण की तुलना में उसका नेटवर्क एक मूक जाल की तरह काम कर रहा था जो चारों दिशाओं से घेर रहा था। हर गतिविधि की जानकारी उसे वास्तविक समय में मिल रही थी। कुछ ही समय बाद एक संकेत आया। फेड को कुछ मिल गया था। बिना किसी झिझक के माइकल ने अपना स्थान बदला। अगले ही पल ब्राइटगेट की खंडहर सड़कें अंधेरे में डूब गईं। वह एक गुप्त भूमिगत कक्ष में प्रकट हुआ। हवा में खून की तीखी गंध के साथ ऊर्जा के कुछ अंश भी घुले हुए थे। एक विशाल जादुई घेरा फर्श के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए था। घेरे से कुछ दूरी पर एक आकृति लेटी हुई थी। एक आदमी। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसकी सांसें उथली और अनियमित थीं। उसकी आभा पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। पास जाए बिना भी यह स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ज्यादा सोचे बिना ही माइकल समझ गया कि यह जगह क्या है। एक शैतानी अड्डा। कमरे की हालत देखकर यह बात और भी स्पष्ट हो गई। फेड को जादू के घेरे से दूर रखते हुए माइकल सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। जमीन पर पड़ा आदमी बेहोश पड़ा रहा, उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। माइकल कुछ पल रुका, अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। उसे मार डालना आसान होता, लेकिन उसने सोचा कि इस हालत में किसी का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ उठाया और पिछले कुछ महीनों में सीखी हुई कुछ तकनीकों में से एक का इस्तेमाल करते हुए पहले से ही बेहोश पड़े व्यक्ति पर नींद का जादू कर दिया ताकि वह समय से पहले न जाग जाए। फिर बिना किसी झिझक के उसने भूले हुए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत खोला और शव को उसके अंदर रख दिया। इसका कारण सीधा साधा था। माइकल बाद में शैतानी गुट की मौजूदा स्थिति की और अधिक गहन जांच करना चाहता था और इस तरह का काम जेस्टर को सौंपना उसे ज्यादा उचित लगा। अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसकी जिम्मेदारी सीधे जेस्टर पर नहीं आती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जेस्टर दिमाग को समझने और जानकारी को स्पष्ट रूप से निकालने में कहीं ज्यादा माहिर था। इसके बाद ही माइकल ने अपना ध्यान जादुई घेरे की ओर मोड़ा। उसने इसका संक्षिप्त अध्ययन किया। पहले की तुलना में जादुई संरचनाओं के बारे में उसका ज्ञान काफी बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसके सामने जो कुछ था वह उसकी समझ से परे था। वह इतना समझ पाया कि यह आसपास से माना ऊर्जा खींच रहा था और उस संबंध के माध्यम से किसी चीज को बनाए रख रहा था। माइकल ने इसे और समझने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं किया। चूंकि इसे शैतानी गुट ने बनाया था, इसलिए यह मानना तर्कसंगत था कि यह कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था। उन्होंने सबसे सरल तरीका चुना, सबसे सीधा तरीका। उसके हाथ के चारों ओर माना ऊर्जा एकत्रित हो गई, जिसे थोड़ी सी स्थानिक ऊर्जा ने और भी बल दिया। शक्ति के संघनित होने से हवा में हल्का सा विरूपण हुआ। फिर उसने नीचे की ओर मुक्का मारा। जादुई घेरा चकनाचूर हो गया। रेखाएं हिंसक रूप से टूट गईं। ऊर्जा का प्रवाह बाधित होते ही संरचना पल भर में ढह गई। ठीक उसी समय उसके मरे हुए साथियों के माध्यम से पूरे शहर से प्रतिक्रिया मिली। ब्राइटगेट को घेरने वाली बाधा गायब हो गई थी। माइकल को मामूली हैरानी हुई। ये नतीजा पहले से ही उसके संदेह का हिस्सा था। जिस क्षण उसने पहली बार अवरोध की असामान्यताओं को महसूस किया था, उसी क्षण से उसने ये संभावना जताई थी कि इसका स्रोत शहर के भीतर कहीं छिपा हो सकता है। अब जब मूल भाग नष्ट हो चुका था तो सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो चुका था। सुरक्षा घेरा हट गया था। शहर अब सीलबंद नहीं था। अराजकता शुरू होने के बाद पहली बार माइकल ने अपना थोड़ा सा ध्यान आराम करने दिया। अभी भी कुछ काम बाकी था, लेकिन पहले की तुलना में अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, अब उसके परिवार को वापस लाने का समय आ गया था। इसके बाद माइकल शहर के बाहरी इलाकों में घूमता रहा और युद्ध के दौरान बहुत दूर तक फैल चुके अपने कुछ मरे हुए साथियों को ढूंढकर वापस बुला लिया।
साथ ही उसने उनमें से अधिकांश को ब्राइटगेट में ही छोड़ दिया ताकि वे जरूरत पड़ने पर सुपर हीरोज एसोसिएशन की मदद करते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की अशांति को दबा दें। शहर भर में लगभग 200 रैंक 3 के मरे हुए सैनिकों की तैनाती के साथ प्रत्यक्ष आदेशों के बिना भी उनकी मात्र उपस्थिति ही स्थिति को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त थी। कुछ ही समय बाद माइकल लौट आया। जब वह ब्राइटगेट में दोबारा प्रकट हुआ तब तक अराजकता धीरे धीरे एक अस्थिर शांति में तब्दील होने लगी थी। आग बुझाई जा रही थी, बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था और एसोसिएशन ने सड़कों पर फिर से नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया था। शहर में स्थित अपने घर के बैठक कक्ष में माइकल कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली पर मौजूद अंगूठी झिलमिला उठी। अगले ही पल एक के बाद एक आकृतियां प्रकट होने लगीं। जेस्टर, उसकी चाची और लिली के अलावा कई अन्य मृत आत्माएं भी उस स्थान में कैद थीं। माइकल ने बिना समय बर्बाद किए उन्हें भूल गए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत में इकट्ठा किया। तभी उसने सबसे जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाहें जेस्टर की ओर घूम गईं। ये लोग अभी तक बेहोश क्यों हैं? जेस्टर ने शांत भाव से जवाब दिया। जब भी उन्होंने जागने के संकेत दिखाए थे उसने उन्हें दबा दिया था और घबराहट को रोकने के लिए उन्हें नियंत्रित नींद की अवस्था में रखा था। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि अपने परिवार को बेहोश रखने का विचार उसे असहज कर रहा था, फिर भी वह समझता था कि यह सही निर्णय था। कम से कम जब वे जागेंगे तो शहर में फिर से चहल पहल के कुछ संकेत दिखाई देने लगेंगे। जेस्टर के उन दोनों को एक अतिथि कक्ष में ले जाने के बाद माइकल सोचने के लिए बैठक कक्ष में बैठ गया। वह जल्द ही अरोरा छोड़ने वाला था। उसकी मूल योजना अपने परिवार को अकादमी के करीब ले जाने की थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बाद माइकल को अब यकीन नहीं था कि अरोरा में कोई भी जगह सचमुच सुरक्षित बची है। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने पहले के फैसले को गलत मानता था, लेकिन अब वह साफ तौर पर समझ सकता था कि वह फैसला अपने आप में काफी नहीं था। माइकल के लिए केवल एक ही वास्तविक समाधान था। वह भी अपने परिवार को इस शहर से बाहर ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन पहले के विपरीत वह उन्हें अपने तरीके से अधिक सुरक्षित बनाने जा रहा था। कृपया आंटी मिया और लिली को विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उसके मरे हुए प्राणियों को भी विकसित किया जाएगा। विशेष रूप से जेस्टर ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जो अभी भी रैंक 2 पर था और बाकी प्राणियों के विपरीत उसे विकसित करने में कोई चिंता नहीं थी। जेस्टर रैंक 3 पर था, या अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो संभावित रूप से रैंक 4 पर। साथ ही एक और अंडे रैंक 4 पर था और उसके परिवार ने भी अपनी शक्ति विकसित कर ली थी। माइकल का मानना था कि सुरक्षा का स्तर उसके अनुपस्थित रहने के दौरान उन्हें अरोरा में सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा। अगर लिली 3 महीने के भीतर एक कक्षा शुरू कर सके तो सबसे अच्छा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी मुझे जाने से पहले इतना समय दे सकती है। जब माइकल भविष्य के बारे में और अकादमी में स्थिति सुलझ गई है या नहीं इस बारे में गहराई से सोच रहा था, तभी जेस्टर बैठक कक्ष में आए और माइकल को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। स्वागत है स्वामी जी। माइकल की निगाहें कुछ पल के लिए उस पर टिकी रहीं और उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो गए। माइकल के सभी मरे हुओं में जेस्टर सबसे अलग था। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ था। ज्ञान, जागरूकता, उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका। अगर उसे सच्चाई का ज्ञान न होता तो उसे आसानी से जीवित व्यक्ति समझ लिया जाता। कई मायनों में जेस्टर माइकल के अधीन अधिकांश मरे हुओं से ज्यादा जीवंत महसूस करता था। वह सर्वोच्च पद पर थे। जेस्टर जैसे किसी व्यक्ति को अपने घर की रखवाली के लिए यहाँ तैनात करना जरूरत से ज्यादा था, फिर भी इन्हीं गुणों के कारण माइकल पूरी तरह निश्चिंत महसूस कर रहा था। ये जानकर एक अजीब सी तसल्ली थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की देखभाल कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो इंसान की तरह सोच समझ सकता है, निर्णय ले सकता है और परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद माइकल बोला, कैसा रहा? उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं थी। पिछले कुछ महीने स्थिर रहे हैं, जेस्टर ने शांत भाव से उत्तर दिया। ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे आपके परिवार को सीधा खतरा हो। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, अधिकांश घटनाएं लिली के इर्द गिर्द ही केंद्रित थीं। माइकल का ध्यान थोड़ा और तेज हो गया। लगातार प्रशिक्षण से उसकी युद्ध क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान स्तर पर वह कम से कम 5 वयस्क पुरुषों को आसानी से निहत्था कर सकती है। वह 2 हथियारों में भी निपुण है और युद्ध के दौरान उनमें सहजता से अदला बदली कर सकती है। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। इस स्तर की प्रगति सामान्य नहीं थी। वह सोचने लगा कि जेस्टर ने इसे हासिल करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। बिना किसी प्रणाली के, बिना किसी औपचारिक ज्ञानों के भी वह उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। जेस्टर ने आगे कहा, वह भी जागृति की दहलीज के करीब पहुंच रही है। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक अलौकिक सीमा, जेस्टर ने स्पष्ट किया। उसकी वर्तमान प्रगति के आधार पर वह इसे 2 महीनों के भीतर हासिल कर लेगी। माइकल एक पल के लिए चुप हो गया। 2 महीने, जितनी उम्मीद थी उससे जल्दी, लेकिन कोई बुरी बात नहीं। उसकी निगाहें थोड़ी नीचे झुक गईं क्योंकि उसके मन में कई विचार तेजी से चल रहे थे। उसे उम्मीद होने लगी कि लिली जाग जाएगी, लेकिन उसे इस बात पर कोई खास भरोसा नहीं था। जागृति दुर्लभ थी। चाहे किसी ने पहले कितनी भी क्षमता दिखाई हो, चाहे उसने कितनी भी कड़ी मेहनत की हो, इससे कुछ भी हासिल होने की गारंटी नहीं थी। बहुत से लोग उम्र सीमा तक पहुंचकर साधारण ही रह जाते थे। लिली अब 16 साल की थी, जिसका मतलब था कि 18 साल की होने से पहले उसके पास अभी भी 3 मौके थे, 3 अवसर थे, जिसके बाद उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता। फिर भी असफलता की संभावना काफी हद तक बनी हुई थी। माइकल ने इतना कुछ देख लिया था कि वह इस वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझ गया था। इसी वजह से वह अपनी किसी भी योजना को उसके जागने पर आधारित नहीं कर सकता था। आशा एक बात थी, भरोसा दूसरी बात। ये विचार जल्दी से उसके मन से निकल गए। फिर उसने जेस्टर की ओर देखा। और तुम, उसे पहले से ही अंदाजा था। वह स्तर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। स्तर 50, लेकिन जेस्टर दूसरों के रास्ते पर नहीं चल रहा था। जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। हे गुरु, आपके शानदार शरीर की बदौलत मेरी प्रगति सुगम रही है। मैंने नींव स्थापना पूरी कर ली है और एक स्वर्णिम कोर का निर्माण कर लिया है। उनकी आवाज में जरा भी गर्व नहीं था, बस एक तथ्य का बयान था।
कुछ और सुधार के साथ जब तक लिली अपनी इस अवस्था तक पहुंचेगी तब तक मैं पहले से ही नवजात आत्मा की अवस्था की तैयारी कर रहा होऊंगा। एक संक्षिप्त विराम। सच कहूं तो मैं पहले ही इसमें प्रवेश कर चुका हूं। माइकल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। स्वर्णिम सार, नवजात आत्मा में एक कदम। उस दुनिया के मानकों के हिसाब से भी ये बहुत तेज था, जरूरत से ज्यादा तेज। लेकिन जेस्टर कौन था और उसके पास क्या क्या साधन थे, ये देखते हुए यह बात समझ में आती थी। चाहे जेस्टर खुद कुदरत का अजूबा था या माइकल ने उसे जो शरीर दिया था वह इतना असाधारण था, माइकल कुछ कह नहीं सकता था। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। विदूषक, आओ, मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है। उसने आगे कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने भूले हुए लोगों का क्षतिग्रस्त ताबूत निकाला और उसमें से एक शरीर जमीन पर लुढ़क गया। ये वही राक्षसी अलौकिक शक्ति थी जिसे उसने पहले पकड़ा था। उस व्यक्ति की हालत कुछ हद तक स्थिर हो गई थी। जिन घावों से उसकी जान जा सकती थी वे ताबूत के अंदर मौजूद आत्माओं से उपचार प्राप्त करने के कारण भर चुके थे। बोलने से पहले माइकल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूं कि तुम उससे शैतानी शक्तियों के बारे में पूछताछ करो। उसे जो भी पता होगा उसमें कुछ न कुछ अहमियत होगी। मैं उनकी गतिविधियों, इस शहर में उनके उद्देश्य और उनकी व्यापक योजनाओं से जुड़ी हर जानकारी चाहता हूं। उनका लहजा शांत था। जेस्टर की निगाहें बेहोश पड़े व्यक्ति पर टिक गईं। कुछ देर सन्नाटा छा गया, फिर उसने सिर हिलाया। ये हो जाएगा। माइकल को इस बात पर कोई संदेह नहीं था। ये ठीक वैसा ही काम था जिसके लिए जेस्टर सबसे उपयुक्त था और बिना कुछ और कहे उसने शव को उसके हवाले कर दिया। जेस्टर की निगाहें बेहोश पड़े व्यक्ति पर कुछ क्षण और टिकी रहीं, फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी। गुरुजी, पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। माइकल थोड़ी देर के लिए रुका। ये व्यक्ति पहले से ही कमजोर अवस्था में है। उसका दिमाग अस्थिर है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता न के बराबर है। पारंपरिक तरीकों से जानकारी निकालना केवल समय की बर्बादी होगी। जेस्टर ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति को नीचे देखा। इसके बजाय मैं सीधे उसकी यादों को ग्रहण कर सकता हूँ। उनकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जब तक उसकी चेतना कुछ हद तक बरकरार रहती है मैं सब कुछ जान सकता हूँ। उसका ज्ञान, उसके अनुभव, उसके संपर्क, यहाँ तक कि वे विवरण भी जो शायद उसे स्वयं सचेत रूप से याद न हो, निकाले जा सकते हैं। एक संक्षिप्त विराम। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि से धोखे का कोई खतरा नहीं रहता। जेस्टर की निगाहें लक्ष्य पर टिकी रहीं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये शब्द सुनकर माइकल को गहरी राहत और आश्वासन का एहसास हुआ। अब यही वो विदूषक था जिसे वह जानता था। माइकल की अनुमति मिलने के बाद जेस्टर आगे बढ़ गया। शक्ति का कोई प्रत्यक्ष प्रदर्शन या भव्य आडंबर नहीं दिखा। उसने बस उस आदमी के सिर पर हाथ रख दिया। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस आदमी का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी सांसें रुक रुक कर अनियमित और उथली हो गईं। उसके गले से एक धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली ध्वनि निकली और फिर पूरी तरह से लुप्त हो गई। जेस्टर की आंखें शांत रहीं। कुछ सेकंड बीत गए, फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह आदमी स्थिर पड़ा रहा। उसकी छाती अब भी ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जब माइकल ने उसकी जांच की तो वह पहले ही जान चुका था। वह आदमी शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सचमुच मर चुका था। उसकी हर वो चीज़ जो उसे इंसान बनाती थी उससे पूरी तरह छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ एक खोखला शरीर था। माइकल की निगाहें उस शव पर टिकी रहीं। वह सोचने लगा कि अब इसका क्या करे। हालांकि वह एक जादूगर था, लेकिन उसे इस दयनीय हालत में पहुंच चुके इंसानों की बजाय असली शवों के साथ काम करना ज्यादा पसंद था। कुछ क्षण बाद क्षतिग्रस्त ताबूत फिर से खुल गया और माइकल ने शव को वापस अंदर रख दिया। यह मामला बाद में सुलझाया जाएगा, फिलहाल इसे टाला जा सकता है। माइकल ने अपना ध्यान वापस जेस्टर पर केंद्रित किया और चुपचाप इंतजार करने लगा। जेस्टर आंखें बंद करके खड़ा था, उन यादों को संजोने की कोशिश कर रहा था जो उसने अभी अभी देखी थी। 1 मिनट बीतने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। माइकल ने सबसे पहले बात की, तुम्हें क्या मिला? जेस्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके पास जो जानकारी थी वह बहुत व्यापक, बिखरी हुई और टुकड़ों से भरी हुई थी जो आपस में ठीक से मेल नहीं खा रही थी। बोलने से पहले उसने सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए कुछ क्षण लिए। शहर में फैली अराजकता सुनियोजित थी। माइकल को इतना तो पता था, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। ये फेडरेशन की हालिया कार्रवाइयों से जुड़ा है। आम नागरिकों को अलौकिक दुनिया के करीब लाने के उनके प्रयास ने कुछ गुटों में काफी अशांति पैदा कर दी है। विशेष रूप से राक्षसी गुट से एक प्रत्यक्ष चुनौती के रूप में देखता है। लंबे समय से जनता की नज़रों में उनकी उपस्थिति लगभग न के बराबर रही है, फिर भी उन्हें एक प्रमुख खतरे के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। हाल ही में कोई महत्वपूर्ण कदम न उठाने के बावजूद उन्हें उपद्रवी माना गया है और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। ये सार्वजनिक रूप से सामने आने का उनका तरीका था। ऐसा लगता है कि यह उनका सामान्य तरीका है। ब्राइटगेट कई चुने हुए लक्ष्यों में से एक था, अकेला नहीं। माइकल के भीतर घृणा की लहर दौड़ गई। व्यर्थ का विनाश, बेवजह की मौतें, सब कुछ सिर्फ एक संदेश देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह भावना पूरी तरह से स्थिर हो पाती, जेस्टर फिर बोला, एक और कारक है। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। आप। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन यादों तक मेरी पहुंच है उनसे पता चलता है कि आपके करीबी लोगों को पकड़ने की योजना थी, जो इस मामले में जाहिर तौर पर आंटी मिया और लिली होंगी। जैसे ही जेस्टर ने यह कहा, उसकी आंखें अपने ही शांत अंदाज में ठंडी पड़ गईं। ये न तो गुस्सा था, न ही कोई तीव्र भावना। जेस्टर के लिए लिली उसके मालिक की संपत्ति और उसका शोध विषय थी। अगर माइकल को पता होता कि जेस्टर उस पल क्या सोच रहा है तो वो उसे विस्तार से समझाता। लेकिन माइकल का ध्यान पूरी तरह से जेस्टर के आखिरी शब्दों पर केंद्रित हो चुका था। एक पल के लिए माइकल के आसपास की हवा विकृत हो गई। ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर उमड़ पड़ी और कमरे की दीवारों पर दबाव डालने लगी। तापमान गिर गया और हवा में दबाव कुछ क्षण के लिए दम घुटने वाला हो गया। फिर यह रुक गया। जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर सामान्य भाव लौट आए, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। अच्छा, ऐसा है। एक बार फिर शैतानी शक्तियों ने माइकल को उनके प्रति तटस्थ रुख अपनाने से और भी दूर धकेल दिया था। इस समय तक वे उसके मन में कट्टर शत्रु के रूप में अंकित हो चुके थे।
यदि कभी उसे पर्याप्त शक्ति और स्पष्ट परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह जरा भी संकोच नहीं करेगा। जेस्ट ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा और फिर आगे बोला, अभी और भी कुछ है। माइकल की निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। जिसकी यादें मैंने ग्रहण की वह 40 वर्ष से अधिक आयु का था और लगभग 20 वर्षों से राक्षसी गुट का हिस्सा था। इस दौरान उसने उनके कई गुप्त ठिकानों तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। कुछ ठिकाने जंगलों में स्थित थे जबकि अन्य शहरों के अंदर छिपे हुए थे। माइकल की आंखें तेज हो गईं। सिर्फ उस जानकारी का ही बहुत महत्व था। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, जेस्ट ने आगे कहा, जो मैंने पता लगाया है उसके आधार पर हम उन पर हमला क्यों नहीं करते। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह इस बारे में सोचते हुए अपनी उंगलियों से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के हल्के थपथपा रहा था। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो छिपने के ठिकानों पर हमला करना तर्कसंगत प्रतीत होता था। शैतानी गुट ने पहले ही उसे और उसके परिवार को निशाना बना लिया था। उन्होंने ही पहले कार्रवाई की थी, इसलिए जवाबी कार्रवाई करना अनुचित नहीं था। लेकिन उसी तर्क ने एक और समस्या को सामने ला दिया। अगर उसने अब उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, न केवल शैतानी गुट की ओर से बल्कि संभवतः फेडरेशन की ओर से भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे क्या पता चलता है, वह क्या करता है और इस प्रक्रिया में वह कितना ध्यान आकर्षित करता है। माइकल ने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि फेडरेशन के साथ उसकी समस्या हल हो गई है। वह इतना तो देख चुका था कि फेडरेशन कुछ खास चीज़ों के लिए किस हद तक जा सकता है। उसे पता था कि अकादमी से बहुत लंबे समय तक बाहर रहना उसे फिर से अपहरण का निशाना बना सकता है या कोई स्पष्ट गलती उन्हें ठीक वही फायदा दे सकती है जिसकी उन्हें जरूरत है। उसने इस तरह की परिस्थितियां पहले भी देखी थी, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी। ऐसे मामले जहां प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहराया जाता था। राक्षसी शक्तियों को मारना सिद्धांततः न्यायसंगत लगता था, लेकिन अगर वह पहले हमला करता तो उसे फंसाया जा सकता था। जैसा कि उस चौथे दर्जे की राक्षसी शक्ति ने उसे नरक में बताया था, कानून अक्सर ऊपर वालों के लिए एक औजार मात्र होता है। फिर भी ये जानकारी अपने आप में मूल्यवान थी। भले ही वह सीधे तौर पर कोई कार्रवाई न करे, वह इसे अकादमी को सौंप सकता था और उन्हें आगे की कार्रवाई तय करने दे सकता था। फिर माइकल ने पूछा कि क्या उस आदमी को उस गुट से संबंधित किसी खजाने के बारे में पता था। हो सकता है कि वह अभी हत्या करने के लिए प्रेरित न हो, लेकिन खजाने की बात बिल्कुल अलग थी। इसके लिए वह अपने हाथ गंदे करने को भी तैयार था। जेस्ट के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। नहीं, वह एक साधारण सदस्य था, उपयोगी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। उसे छिपने की जगहों, रास्तों, संकेतों और कुछ परिचालन विधियों की जानकारी थी, लेकिन मुख्य अधिकारियों से उसका कोई सीधा संपर्क नहीं था। कोई उल्लेखनीय नाम नहीं, उनकी आंतरिक संरचना तक उसकी कोई पहुंच नहीं थी। माइकल की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। एक पल के लिए उसे उम्मीद जगी थी कि उन्हें कोई सुराग मिल गया है जो किसी बड़े मामले की ओर इशारा करता है, लेकिन ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था। अगर वह आदमी वाकई महत्वपूर्ण होता तो उसे पकड़ना शायद इतना आसान नहीं होता। माइकल ने राक्षसी गुट के मामले को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया और जेस्ट को ताबूत में अभी भी इंतजार कर रहे अधमरे रैंक 4 राक्षसी अलौकिक प्राणी के संबंध में एक और कार्य देने ही वाला था कि उसने कदमों की आहट सुनी। वे असमान थे। माइकल और जेस्ट दोनों एक ही समय पर गलियारे की ओर मुड़े। कुछ ही क्षण बाद बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां दिखाई दीं। लिली और आंटी मिया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे अभी अभी जागे हों। उनकी चाल थोड़ी लड़खड़ा रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी, मानो वे अनचाही नींद से जाग रहे हों। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी चुप रहा, क्योंकि वे बैठक कक्ष को देख रहे थे। 2 माइकल थे, या कम से कम पहली नज़र में तो ऐसा ही लग रहा था। सच्चाई का एहसास लगभग तुरंत बाद ही हो गया। माइकल, आंटी मिया की आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी, जिसमें राहत और अविश्वास दोनों समान रूप से झलक रहे थे। अगले ही पल वह हिली। उनके कदम अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इतने नहीं कि उनकी गति धीमी हो जाए। माइकल ठीक समय पर खड़ा हो गया ताकि वह उसके पास पहुंच सके। उसने उसकी बाहें पकड़ी, फिर उसके कंधे, मानो ये जांच रही हो कि वह जो देख रही है वह वास्तविक है या नहीं। आप वापस आ गए हैं। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी, हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की। माइकल इसे साफ महसूस कर सकता था। बेहोशी के समय का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब जो राहत मिली थी वह उस डर को काफी हद तक ढक रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं वापस आ गया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बगल में लिली भी हिल गई थी, लेकिन आंटी मिया के विपरीत वह उसके पास पूरी तरह पहुंचने से पहले ही धीमी हो गई। माइकल ने इसे तुरंत देख लिया। वह खुश थी, ये बात स्पष्ट थी। उसे पहचानते ही उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही साथ एक संयम भी था, एक अजीब और असहज दूरी जिसे वह पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही थी। माइकल को उस पल ही इसका एहसास हो गया जब वह बस थोड़ी सी दूरी पर रुकी। न जाने क्यों उस छोटे से अंतराल ने उसके सीने को जकड़ लिया। फिर भी लिली ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सचमुच वापस आ गए। माइकल को लगा कि उन शब्दों में बोले गए अर्थ से कहीं अधिक गहराई निहित थी। उसे भी अभी पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन वुडस्टोन में जो कुछ हुआ था उससे लिली को कहीं न कहीं गहरा सदमा लग चुका था। जब उसने शहर के ऊपर दरारें खुलते देखी तो सबसे पहले उसके दिमाग में अपनी माँ या किसी अधिकारी का ख्याल नहीं आया, वह माइकल का ख्याल था। अब उसे देखकर उसे याद आया कि उसका चचेरा भाई असल में कौन था। फेडरेशन की बदौलत लिली अब उतनी सुरक्षित स्थिति में नहीं थी जितनी वह पिछले साल थी। माइकल ने उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति जताई। बेशक मैंने किया, इससे कुछ राहत मिली। उसके कंधों की अकड़न कुछ हद तक कम हुई, हालांकि पूरी तरह नहीं। आंटी मिया की झिझक काफी कम हो गई थी। उसके मन में जो थोड़ी बहुत दूरी थी वह लगभग नगण्य थी। उसके लिए माइकल अब भी माइकल ही था। उसका हाथ उसकी बांह पर ही था, मानो वह अभी उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। माइकल ने उन दोनों के बीच देखा, फिर पास में चुपचाप खड़े जेस्टर की ओर देखा। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार वह घर लौट आया। दिन का बाकी हिस्सा धुंधला सा बीत गया। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जो शांति छाई वह लगभग अवास्तविक सी लग रही थी। बातचीत संक्षिप्त और छिटपुट थी, क्योंकि हर कोई अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान देने लगा था। सुपर हीरोज के संगठन का उपयोग करते हुए माइकल ये पता लगाने में कामयाब रहा कि इस बार कई शहरों पर हमला किया गया था। हालांकि वुडस्टोन सिटी पर हमले के दौरान की तुलना में ये संख्या कम थी, लेकिन अधिक पूर्ण अवरोध मौजूद थे, जिससे इस हमले की गुणवत्ता अधिक थी।
हालांकि ज्यादातर लोग अपने मन की बात सीधे तौर पर नहीं कहते थे, लेकिन माइकल समझ गया था कि शैतानी गुट क्या करना चाहता है और उसने अपने दांत पीस लिए। पूर्ण विनाश। हाँ, जिन शहरों में अवरोध उत्पन्न हो गया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, अगर वह अवरोध ठीक वैसा ही था जिसने ब्राइटगेट सिटी को घेर लिया था, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता था। जब तक मदद पहुंचती, पूरा शहर शायद तबाह हो चुका होता। सौभाग्य से, हालांकि राक्षसी गुट शक्तिशाली था, संघ और अन्य संगठन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। माइकल अलौकिक खबरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वहीं आम लोग अपने पास मौजूद साधनों, मुख्य रूप से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, और उन्हें जिस आतंक का सामना करना पड़ा, वह माइकल द्वारा अलौकिक संगठनों के मंच पर देखे गए आतंक से कम नहीं था। संक्षेप में कहें तो पूरे ऑरोरा में, न केवल माइकल के इलाके में, बल्कि हर जगह राक्षसी आतंक और अलौकिक गतिविधियों के निशान थे। बहुत से लोग मारे गए थे। माइकल ने फोन पर लिली को ये कहते हुए भी सुना था कि उसके कई सहपाठी बाल बाल बच गए थे। सौभाग्य से, उसके हस्तक्षेप के कारण शहर में ज्यादा हताहत नहीं हुए, जो कि अपरिहार्य होता, भले ही माइकल ने पहले ही कार्रवाई कर दी होती। कुछ ऐसा जो उसे बाद में पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली किसी चीज की संभावना को लेकर सिर्फ एक वहम था, एक ऐसा दुष्प्रभाव जो चौथे दर्जे के प्राणियों के प्रकट होने के बाद से उसके लिए सामान्य हो गया था। अगर उसने शुरू से ही कार्रवाई की होती तो भी ये लगभग असंभव होता, क्योंकि जब दरारें खुलने वाली थी तब वह अभी भी बाहर फंसा हुआ था और हताहत होते ही, सिवाय इसके कि शायद माइकल ने खाई पार करते ही अपने सभी राक्षसों को छोड़ दिया होता और तुरंत अपने परिवार के ठिकाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता। रात होते होते थकान ने आखिरकार सबको जकड़ लिया। माइकल के घर में एक एक करके लिली और आंटी मियाँ अपने अपने कमरों में गईं और बिना किसी खास विरोध के सो गईं। तभी घर में एकदम सन्नाटा छा गया। माइकल बैठक कक्ष में अकेला बैठा रहा। कुछ देर तक शांति बनी रही, फिर एक हल्की सी कंपन ने उसे भंग कर दिया। माइकल ने नीचे देखा तो पाया कि यह एक मैसेज नोटिफिकेशन था। इसे खोलते ही उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अकादमी की ओर से था। विषय वस्तु सीधी सादी थी। इस घटना को राक्षसी गुट का हमला बताया गया था। घटना की भयावहता के बावजूद शहर ने सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर ली थी। व्यवस्था बहाल की जा रही थी और स्थिति नियंत्रण में थी। अकादमी ने आगे कहा कि सभी छात्रों को, चाहे वे उस समय अकादमी के अंदर हो या बाहर, 2 सप्ताह के भीतर वापस लौटना अनिवार्य है। विशेष मामलों को छोड़कर अनुपालन न करने पर परिणाम भुगतने होंगे। माइकल ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा धीरे धीरे पढ़ा। उसके मन में थोड़ी राहत आई। अगर अकादमी इस तरह का संदेश भेज रही थी, तो इसका मतलब था कि स्थिति इतनी बिगड़ नहीं गई थी कि उसे संभालना असंभव था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे और संभावना थी कि उनमें से अधिकांश बच गए होंगे। हालांकि माइकल इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जितने कम समय के लिए वह पीछे रुका था, उतने समय में ही वह समझ गया था कि अकादमी की तरफ से हमला कहीं ज्यादा जोरदार था, खासकर आसमान में दिखाई देने वाली उन दरारों से। उसने सोचा था कि उनसे क्या निकल सकता है, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि ऐसा न हो। माइकल की निगाहें संदेश पर कुछ क्षण और टिकी रहीं, फिर अंतिम पंक्तियों पर केंद्रित हो गईं। उसके मन में एक के बाद एक कई विचार कौंध गए। माइकल को वह संदेश किसी आने वाले तूफान के शुरुआती संकेतों जैसा लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी बढ़ती बेचैनी को शांत करने के लिए अकादमी में क्या हो रहा होगा, इस बारे में एक परिचित से संपर्क करने का फैसला किया। पूरी अकादमी में माइकल का संपर्क केवल 2 लोगों से था, जिनसे उसका कुछ हद तक मेलजोल था। एक तो स्पष्ट कारणों से रिन्ने थी और दूसरी माइकल की पूरी अकादमी में पहली परिचित, उसकी सीनियर लीरा थी। उसने मैसेज बार में टाइप करना शुरू किया, लेकिन रुक गया और सोचा कि कॉल करना बेहतर रहेगा। इस तरह उसे पता चल जाएगा कि बात करना संभव भी है या नहीं, और अगर वह जवाब नहीं देती है तो वह रिन को मैसेज कर देगा, क्योंकि उसे लगता था कि रिन के पास ज्यादा जानकारी होने की संभावना है। कॉल माइकल की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से कनेक्ट हो गई। एक पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, फिर लीरा की आवाज सुनाई दी, तेज, जीवंत और जो कुछ भी हो रहा था उसके मुकाबले बिल्कुल अलग। वाह, माइकल ने मुझे पहले फोन किया। ये क्या बात है? उसने शरारती हंसी के लहजे में कहा। कहीं तुम शादी तो नहीं कर रहे? तुमने तो पहले मुझसे संपर्क करने की पहल भी की। माइकल के मन में तुरंत ही कई नीरस प्रतिक्रियाएं उभर आईं। उसने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। कैसे हो? उसने स्थिर स्वर में पूछा। क्या तुम अभी अकादमी में हो? थोड़ी देर का विराम हुआ, फिर लीरा की ओर से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। और हाँ, मैं अकादमी के अंदर हूँ। माइकल ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने एक निष्कर्ष निकाल लिया था। अगर वह इस तरह मजाक कर सकती है तो अकादमी की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। बस इसी बात से उसके सीने का तनाव थोड़ा कम हो गया। लीरा ने उसके आगे कुछ पूछने का इंतजार किए बिना ही बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, अगर आप जो हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं तो वह घटना बीत चुकी है। अकादमी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसकी नींव को कोई क्षति नहीं पहुंची है। इसलिए कुल मिलाकर स्थिति अभी भी स्थिर है। माइकल चुपचाप सुनता रहा, फिर लीरा के लहजे में बदलाव आया। उद्धरण चिन्ह ... फिर भी हमने लोगों को खो दिया। माइकल के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ छात्र, उसने अब धीमी आवाज में कहा, कुछ प्रशिक्षक भी, और एक निदेशक जो अकादमी के आसपास की आम जनता की सुरक्षा के प्रभारी थे, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। माइकल की पकड़ डिवाइस पर थोड़ी और कस गई। उसका मूड खराब हो गया। इतनी भारी संख्या में हताहत, उसे नुकसान की आशंका तो थी, लेकिन इस तरह की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। प्रशिक्षक कम से कम रैंक 3 अवेक न थे, और यहाँ तक कि एक निदेशक जो रैंक 4 पर था को भी इस हद तक मजबूर होना पड़ा था। आखिर हमला कितना शक्तिशाली था? माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या यह आयामी दरारों के कारण हुआ था? उसने पूछा। किसी कारणवश उसे लग रहा था कि इतना नुकसान राक्षसों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। लीरा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वे शैतानी अलौकिक शक्तियां थीं। माइकल की भौहें थोड़ी तंग गईं। उद्धरण चिन्ह ... इतना बुरा? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लीरा ने कहा। अकादमी को न केवल आयामी दरारों से निकलने वाले राक्षसों से निपटना पड़ा, जिनमें से कुछ चौथे दर्जे के थे, बल्कि उन्हें साथ ही साथ उन खतरनाक राक्षसी बदमाशों से भी निपटना पड़ा। और उन्होंने ये सब आधे कर्मचारियों के साथ किया। माइकल लीरा की बात समझ गया। अकादमी कभी भी पूरी तरह से एक जगह एकत्रित नहीं होती थी।
प्रशिक्षकों के अपने अपने कार्य होते थे, निदेशकों की अकादमी परिसर से परे भी जिम्मेदारियां होती थी। कुछ लोग बाहरी मामलों को संभालने के लिए हमेशा बाहर रहते थे और होशियार या वरिष्ठ छात्र हमेशा मौजूद नहीं रहते थे। अगर वह गलत नहीं था तो यहाँ तक कि डीन और वाइस डीन भी ज्यादातर समय मौजूद नहीं रहते थे। कम से कम जब से उसने अकादमी में प्रवेश किया था वे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए थे, और यहाँ तक कि वह डीन भी, जो महीनों पहले उससे मिलना चाहता था, कहीं नहीं मिला। इन सब बातों का मतलब यह था कि जब हमला हुआ तब अकादमी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही थी, और यही स्थिति आसपास के अन्य समान संगठनों के लिए भी होनी चाहिए थी। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। उसके सीने में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। शैतानी गुट के प्रति उसकी नफरत हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत होती गई। और अभी तक वह लगभग कुछ भी नहीं कर सकता था, अपनी वर्तमान स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। भावनाओं को हावी होने देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके चेहरे के भाव सामान्य हो चुके थे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा। दरअसल मैंने इस वजह से फोन नहीं किया था। दूसरी तरफ से लीरा ने धीमी सी आवाज में सहमति जताई। तो वो क्या है? माइकल की निगाहें थोड़ी सी झपकी जब उसने अपने डिवाइस पर अभी भी खुले हुए संदेश पर एक नजर डाली। उन्होंने कहा, अकादमी का संदेश। वह संदेश जिसमें कहा गया है कि सभी लोग 2 सप्ताह में वापस लौटेंगे। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? कुछ देर का विराम रहा। जब लीरा ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में थोड़ा बदलाव आ गया था। अभी भी अनौपचारिक था, लेकिन उसमें थोड़ी झिझक झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अकादमी किसी चीज की तैयारी कर रही होगी। वह थोड़ी देर रुकी। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लग रहा है कि वे जल्द ही युद्ध में जाने वाले हैं। इससे पहले कि माइकल कुछ और पूछ पाता, लीरा ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, यहाँ अभी भी थोड़ी व्यस्तता है। माइकल समझ गया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, कुछ देर का विराम रहा। अपना ख्याल रखना, लीरा ने कहा। आप भी। कॉल समाप्त हो गई। लाइन पर सन्नाटा छा गया। माइकल ने धीरे से उपकरण को नीचे रखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए कहीं और टिकी हुई थीं। युद्ध। उसके सीने में बेचैनी कम नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ गई। हालांकि माइकल के विचारों में तब बाधा आ गई जब उसे एक और कॉल आया। इस बार कॉल किसी अप्रत्याशित व्यक्ति का था। मीरा, विशेष कक्षा में पढ़ने वाली अपनी इस पूर्व सहपाठी के बारे में माइकल के मन में कुछ ऐसी छाप थी जिसने उसे यादगार बना दिया, लेकिन सीमित संपर्क के कारण वे बहुत करीबी भी नहीं थे। बस पूर्व सहपाठी थे। माइकल ने कॉल उठा ली क्योंकि मना करने का कोई कारण नहीं था, खासकर इन संवेदनशील समय में। वह कुछ लोगों को, जैसे कि रिन्ने को, मैसेज करके उनका हालचाल पूछने की तैयारी भी कर रहा था, इसलिए लिस्ट में एक और व्यक्ति का होना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, कॉल उसी दिशा में गई जैसा उसने सोचा था। ये राक्षसी अलौकिक शक्तियों से संबंधित थी, जो इस समय दुनिया का सबसे चर्चित विषय है। लेकिन सौभाग्य से मीरा एक ऐसे शहर में थी जिसे राक्षसी गुट ने अपने उत्पाद के लिए नहीं चुना था। क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे, इसलिए उनके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं था, जिसके कारण एक अजीबोगरीब अंत हुआ। माइकल को लगा कि मीरा को और भी कुछ कहना था, लेकिन किसी कारणवश उसने कहना बंद कर दिया, और चूंकि उसका मन शांत नहीं था और वह विचलित था, इसलिए उसने उससे और सवाल नहीं पूछे। जैसे ही माइकल ने फोन रखा, उसने मुड़कर क्षतिग्रस्त ताबूत के अंदर की खाली जगह को देखा। अलग अलग दूरी पर कई मानवाकार शवों से घिरा हुआ जेस्टर था, और उसके बगल में वह बर्फीला ताबूत बैठा था जिसे माइकल ने रैंक 4 के उस राक्षसी अलौकिक प्राणी के लिए बनाया था जिससे वह नरक के पहले तल पर मिला था। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने फैसला किया कि उस आदमी की सबसे बड़ी कीमत उसकी यादों और शरीर में है। जेस्टर द्वारा उन्हें निकालने के बाद माइकल ने बूढ़े आदमी को एक मरे हुए प्राणी में बदलने की योजना बनाई ताकि उसे तुरंत ताकत मिल सके। हालांकि उसे इस बात की चिंता थी कि अपनी पूरी सेना को रैंक 4 तक विकसित करने के लिए उसे 2000 बिजली के प्रकोपों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन तैयार सामग्री उपलब्ध होने के कारण इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी वजह से माइकल ने मृत ड्रेक को एक एंडेड के रूप में पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। अगर वह एक को पुनर्जीवित करने में असफल भी हो जाता है तो भी अंत में उसके पास एक हो सकता है यदि दुर्भाग्य की देवी का समय न हो, और यदि सौभाग्य की देवी का समय हो तो माइकल को उम्मीद है कि इन 2 बहुमूल्य सामग्रियों के साथ काम पूरा होने तक उसके पास 2 रैंक 4 मरे हुए प्राणी होंगे जो उसकी समग्र शक्ति को बढ़ा देंगे। इस बिंदु पर माइकल को पता चल गया था कि भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत में स्वर्ग की दृष्टि को रोकने की शक्ति है। यही कारण था कि उसके मिशन को पूरा करने के तुरंत बाद उसकी बिजली की आपदा शुरू नहीं हुई थी, और लिली, जिसकी आपदा शुरू हो जानी चाहिए थी, फिलहाल इससे बची हुई थी। माइकल ने एक अच्छी जगह मिलने के बाद कुछ दिनों में उसे रिहा करने की योजना बनाई थी, और अगर वह बच जाती तो यह उसकी सेना में एक और रैंक 4 शक्ति का समावेश होता। जहां तक बिगिनिंग की बात है, हालांकि वह सफलता के बेहद करीब दिख रहा था, लेकिन वह उससे काफी दूर भी हो सकता था। रैंक 3 के बाद प्रगति को आसानी से मापना संभव नहीं था, लेकिन अगर आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में बिगिनिंग जाग जाता है और माइकल द्वारा ताबूत से मुक्त किए जाने के बाद बिजली के प्रकोप से भी बच जाता है, तो यह उसकी सेना में एक और रैंक 4 शक्ति होगी। बिगिनिंग के विशेष कानून की बदौलत वह संभावित रूप से माइकल का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन सकता है। लिली और बिगिनिंग के आगे बढ़ने पर प्रतिक्रिया का भी मुद्दा था। माइकल समझ गया था कि रैंक 3 से शुरू होकर हर बड़ी तरक्की एक जबरदस्त पावर अप थी। उसे बस ये देखना था कि निर्देशक लिन एक जादूगर होने के बावजूद शारीरिक शक्ति में उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हालांकि माइकल बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन रैंक 4 की कई शक्तियों को महसूस करने के बाद वह बता सकता था कि डायरेक्टर लिन विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे। शायद वह उन अन्य रैंक 4 जागृत व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली थी जिन्हें वह नहीं जानता था, लेकिन उसे लगभग यकीन था कि वह अकादमी के पुराने अपहरणकर्ताओं जितनी शक्तिशाली नहीं थी, और निश्चित रूप से निदेशक अरवेन जितनी भयावह तो बिल्कुल नहीं थी। इन सभी कारकों ने माइकल को अपनी अमर शक्तियों के विकास के लिए उत्साहित कर दिया। भले ही कुछ दर्जन विकास के बाद मिलने वाली प्रतिक्रिया कम हो जाए, लेकिन जब तक वह खुद थोड़े समय में अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि नहीं करता, तब तक अन्य सैकड़ों अमर शक्तियों की संयुक्त प्रतिक्रिया एक महान परिणाम में तब्दील हो जाएगी। माइकल को इस बात पर कोई संदेह नहीं था। ऐसा उसके निचले स्तर पर हो चुका था, तो उच्च स्तर पर ऐसा क्यों नहीं होगा।
उसके आंकड़ों में हर सुधार, चाहे वह केवल 1 दर्जन यूनिट का ही क्यों न हो, सुधार ही था। इस तरह की प्रगति के लिए कोई भी जान देने को तैयार हो जाएगा। बेशक उसकी अमर शक्तियों में हुई प्रगति के अलावा एक और चीज़ थी जो उसे व्यक्तिगत रूप से मजबूत कर सकती थी। माइकल को पक्का पता नहीं था, क्योंकि उसके पास इसे आजमाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अगर वह अपने शरीर पर 20 रैंक 4 के अमर प्राणियों को अंकित कर ले तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। अपने मरे हुए साथियों की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होने के साथ साथ अतिरिक्त आंकड़ों और अन्य सभी चीज़ों को देखते हुए माइकल ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। उत्कीर्ण का चयनित मृतकों पर उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन के अलावा कोई और प्रभाव नहीं पड़ा। माइकल के कई मरे हुए प्राणी मांस के राक्षस थे, या सीधे शब्दों में कहें तो ज़ॉम्बी थे। ज़ॉम्बी होने के बावजूद उनमें कुछ मांस और रक्त के लक्षण मौजूद थे, जबकि आमतौर पर अन्य मांस के मरे हुए प्राणियों में इन लक्षणों के बावजूद भी यह स्पष्ट था कि वे जीवित मृत थे। कई विकासों के कारण ही माइकल के मरे हुए जीव दूसरों से अलग थे, और जैसे जैसे और विकास होते गए माइकल को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिभा उन्हें अमर स्थिति की ओर ले जा रही है, जो उन पौराणिक पिशाचों के समान थी जिनके बारे में माइकल जानता था कि वे वास्तव में किसी लोक में मौजूद हैं, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे अरोरा में मौजूद हैं या नहीं। सच कहूं तो मांसल मरे हुओं पर इतना काम करने के बाद माइकल भूतों, परलोक के प्राणियों, कंकालों आदि जैसे और भी कई रूपों पर काम करना चाहता था। उसने कुछ सामग्रियां भी जमा कर रखी थी, और भविष्य में जब उसे समय मिलेगा तो वह इन पर भी काम करेगा। अब वापस उसकी नक्काशी पर आते हैं। लकी को वापस बुलाने के बाद हालांकि बाहरी रूप से वह काफी हद तक पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन उसके अंदरूनी अंग मृत थे। कोई अंग या कुछ भी नहीं, बस राख। सत्ता के बदले में जो कुछ उसे मिला, उसे देखते हुए माइकल को यह सौदा बुरा नहीं लगा। लकी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है या नहीं। इसके अलावा लकी को बुलाने के बाद माइकल को हल्का महसूस हुआ, और बाद में किए गए कुछ परीक्षणों से पता चला कि नक्काशी का संबंध मेजबान की शारीरिक शक्ति से भी था, क्योंकि माइकल भविष्य में खुद का वजन बढ़ने की आशंका जता सकता था। हालांकि इससे अधिक प्रशिक्षण की ओर संकेत मिला, लेकिन इससे माइकल का उत्साह कम नहीं हुआ। अपने नियम को कुछ रूपों के साथ जोड़ने की संभावना के बारे में सोचते हुए माइकल ने अपने से कुछ दूरी पर स्थित विशालकाय ड्रैगन की ओर देखा, और उसके मन में आए विचारों ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। खुद को शांत करने में उसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर माइकल को दोष नहीं दिया जा सकता था, वह तो सिर्फ 19 साल का था, और अजगर में बदलने जैसे विचार उसके लिए रोमांचक थे। अगर उसके बीते जीवन को भी ध्यान में रखा जाए तो भी वह मुश्किल से 22 साल का ही हुआ था, और उसकी बीमारी के कारण उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उससे छीन लिया गया था। इस तरह के विचार अब भी उसे बहुत उत्साहित कर देते थे। कृपया